प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात होगी 2022 में विज्ञान के क्षेत्र में घटी कुछ अहम घटनाओं, खोजों, अनुसंधानों और उपलब्धियों की, जो भारत के लिए गौरव का विषय रहीं। दरअसल इस साल भारत के गगनयान मिशन ने विज्ञान के क्षेत्र में खूब सुर्खियां बटोरी। 10,000 करोड़ की लागत वाला ये प्रोजेक्ट कोरोना के कारण 2 वर्ष और स्थगित कर दिया गया है। इसकी खास बात यह है कि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम होगा। इस संदर्भ में इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि पिछले 60 सालों में अंतरिक्ष के क्षेत्र में देश ने जो हासिल किया है, उससे दुनिया भारत को एक प्रेरणादायक स्थान के रूप में देख रही है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के सिवान ने कहा था कि इसरो गगनयान मिशन को तय समयावधि में पूरा करने में सक्षम है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इसमें देरी हुई। इस कार्यक्रम का महत्व कितना है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस कार्यक्रम के साथ भारत मानव अंतरिक्ष यान मिशन शुरू करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। अब तक केवल रूस, अमेरिका और चीन ने ही मानव अंतरिक्ष यान मिशन शुरू किए हैं। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 3 अंतरिक्ष मिशनों को भेजा जाएगा। इसमें 2 मानव रहित होंगे जबकि 1 मानव युक्त मिशन होगा। गौरतलब है कि मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम में शामिल मॉड्यूल को ऑर्बिटल मॉड्यूल कहा जाता है। गगनयान मिशन के ऐसे ही मॉड्यूल में एक महिला सहित 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री शामिल होंगे। यह मिशन 5 से 7 दिन के लिए पृथ्वी से 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर निम्न भूकक्षा में पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। भारत के अंतरिक्ष इतिहास में ये एक बड़ी उपलब्धि होने वाली है। इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के स्तर में वृद्धि करना है। इसकी सफलता युवा वैज्ञानिकों के लिए निश्चित तौर पर एक प्रेरणा स्रोत साबित होगी। इसके बाद अक्टूबर माह में खबर आई कि यूनाइटेड किंगडम के वैज्ञानिकों ने बताया कि उन्होंने नाभिकीय संलयन ऊर्जा के उत्पादन में एक नई उपलब्धि हासिल कर ली है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये उपलब्धि सूर्य के ऊर्जा उत्पादन की तरह ही कृत्रिम प्रक्रिया स्थापित करने में योगदान देगी। नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा मानव जाति की लंबे समय से चली आ रही खोजों में सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यह तुलनात्मक रूप से काफी स्वच्छ मानी जाती है, अर्थात यह कम कार्बन का उत्सर्जन करती है। इसके साथ ही यह तकनीकी दक्षता के साथ 100% स्वच्छ हो सकती है। इसे ऐसे समझें कि 1 किलोग्राम संलयन ईंधन में 1 किलो कोयला, तेल या गैस की तुलना में लगभग 10 मिलियन गुना ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता है। गौरतलब है कि संलयन का यह प्रयोग जेईटी यानी संयुक्त यूरोपीय टोरस सुविधा साइट में किया गया था। यह साइट दुनिया में अपनी तरह की सबसे बड़ी परिचालन साइट है। नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न यह ऊर्जा डोनट के आकार के उपकरण टोकामक मशीन में उत्पन्न की गई थी। आपको बता दें कि टोकामक एक मशीन है जो चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके प्लाज्मा को सीमित करती है। इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक भाषा में टोरस के नाम से जाना जाता है। ड्यूटेरियम और ट्राइटीरियम से प्लाज्मा बनाने के लिए इन्हें सूर्य के केंद्र की तुलना में 10 गुना अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है। इसके लिए सुपर कंडक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का उपयोग भी किया जाता है, क्योंकि यह घूर्णन के साथ संलयन क्रिया करने में सक्षम है और ऊर्जा के रूप में अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। इन प्रयोगों का रिकॉर्ड और वैज्ञानिक डेटा ITER यानी इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि जेट का वृहद और अधिक उन्नत संस्करण है। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो नाभिकीय संलयन को कई छोटे नाभिकों के एक बड़े नाभिक में संयोजन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह विखंडन की प्रक्रिया के विपरीत है, जिससे भारी आइसोटोप विभाजित होते हैं। साल 2022 में ही भारत सरकार ने GEAC यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति के समक्ष GMO यानी आनुवांशिक रूप संशोधित जीव विनियमन के बिना जीनोम संपादित पौधों की अनुमति दी है। सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के नियम 17 से 11 से SDN यानी साइट डायरेक्टेड न्यूक्लीज 1 और 2 जीनोम को छूट दी है। इस तरह GEAC के माध्यम से इस प्रकार की GM फसलों के अनुमोदन हेतु एक लंबी प्रक्रिया से बचने की अनुमति मिलेगी। इसके बाद अब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत IBSC यानी संस्थागत जैव सुरक्षा समिति को यह प्रमाणित करने का कार्य सौंपा जाएगा कि जीनोम एडिटिंग वाली फसलें किसी भी विदेशी DNA से रहित हैं। ऐसे ही एक खबर राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड की आई, जिसने लेह और नई दिल्ली के लिए हाइड्रोजन ईंधन सेल पर आधारित 10 इलेक्ट्रिक बसों और 10 इलेक्ट्रिक कारों के लिए वैश्विक अभिरुचि पत्र आमंत्रित किए। आपको जानकारी के लिए बता दें कि ईंधन सेल विद्युत वाहन एक ऐसे वाहन होते हैं जो ईंधन स्रोत के तौर पर हाइड्रोजन या ऑक्सीडेंट के प्रयोग से विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा विद्युत का निर्माण करते हैं और इस प्रक्रिया में जल उत्पादन यानी कि अन्य उत्पादन के रूप में कार्य करता है। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रिक मोटर को चलाने के लिए हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। परंपरागत बैटरियों की भांति ही हाइड्रोजन ईंधन सेल भी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है।
लेकिन ईंधन सेल विद्युत वाहन लंबे समय तक वहनीय है। इसके साथ ही यह भविष्य की इलेक्ट्रिक कारों के लिए एक बेहतरीन आधार है। इस तरह यह इलेक्ट्रिक वाहन तकनीक की एक नई पीढ़ी की शुरुआत हो सकती है। गौरतलब है कि पारंपरिक दहन आधारित तकनीक के विपरीत ये अत्यंत कम मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं। इनसे उत्सर्जित वायु से मानव स्वास्थ्य को नुकसान नहीं होता। अन्य बैटरी द्वारा संचालित वाहनों के विपरीत इन्हें किसी चार्जिंग पॉइंट की आवश्यकता भी नहीं होती, बल्कि इनमें ईंधन के तौर पर हाइड्रोजन का प्रयोग होता है। एक बार पूरा टैंक भरने पर ये 300 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर सकते हैं। साल 2022 में एथेरियम ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पूरी तरह से प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक सर्वसम्मति तंत्र में परिवर्तित हो गया है और इस सुधार को विलय के रूप में माना गया है। यह उन क्रिप्टो खनिकों और विशाल माइनिंग फर्म की आवश्यकता को अलग कर देगा जिन्होंने पहले ब्लॉकचेन को प्रूफ ऑफ वर्क नामक एक तंत्र के तहत संचालित किया था। प्रूफ ऑफ स्टेक तंत्र में लेन देन की मंजूरी यादृच्छिक रूप से सत्यापनकर्ता प्रदान करता है। सत्यापनकर्ता वे लोग होते हैं जो पहले ब्लॉक से आखिरी तक लिंकेज की लगातार गणना करके ब्लॉकचेन की अखंडता को बनाए रखने के लिए कंप्यूटर को स्वेच्छा से रखते हैं। इस प्रणाली के अनेक लाभ हैं। सबसे अहम तो ये कि इथेरियम नेटवर्क पर खनिजों की आवश्यकता को पूरी तरह से समाप्त कर देगा। यह इथेरियम की ऊर्जा खपत को लगभग 99.95% तक कम कर देगा। यह इथेरियम नेटवर्क पर लेन देन को बेहद सुरक्षित बना देगा। इस साल भारत बायोटेक की इंट्रानेजल वैक्सीन BBV154 या इनकोवैक दुनिया की पहली इंट्रानोजल वैक्सीन बनी। इसे कोविड-19 के लिए बूस्टर खुराक के रूप में स्वीकृति दी गई। नेजल वैक्सीन पूर्व संलयन स्थिर स्पाइक प्रोटीन के साथ एक रिकॉम्बिनेंट रेप्लिकेशन डेफिशिएंट एडेनोवायरस वेक्टर वाली वैक्सीन है। इसे नेजल स्प्रे के माध्यम से दिए जाने की वजह से यह वर्तमान में उपलब्ध सभी कोविड-19 टीकों के लिए इंजेक्शन की आवश्यकता को समाप्त कर देगी। इसे देने के लिए प्रशिक्षित कर्मियों पर निर्भरता भी कम होगी। इनकोवैक ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए बेहद प्रभावी है, जो फेफड़ों में प्रवेश करने से पहले ऊपरी श्वसन पथ को प्रभावित करता है। यह वैक्सीन नाक से दी जाती थी। यह म्यूकोसल झिल्ली में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर करती है। BBV154 ऊपरी श्वसन पथ में स्थानीय एंटीबॉडी का उत्पादन कर सकती है। यह बीमारी के संक्रमण और संचरण को कम करने की क्षमता प्रदान कर सकती है। चूंकि नेजल वैक्सीन स्थानीय प्रतिरक्षा प्रदान करती है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि हमारे पास वर्तमान पीढ़ी के टीकों की तुलना में संचरण को रोकने में सबसे प्रभावी होने की अधिक संभावना और क्षमता है। मॉक्सी यानी मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट के लिहाज से यह साल काफी महत्वपूर्ण रहा। इस एक्सपेरिमेंट में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके ऑक्सीजन उत्पादन करने हेतु विद्युत का उपयोग किया गया। यदि यह उपकरण सही तरह से कार्य करने में सफल होता है तो इसके द्वारा मनुष्यों की 2 और महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी, जिसमें शामिल है सांस लेने हेतु ऑक्सीजन और पृथ्वी पर वापस आने हेतु रॉकेट ईंधन। इस साल इसरो की तरफ से खबर आई कि इसरो के साथ मार्स ऑर्बिटर यान का संपर्क टूट गया है। इस वजह से इसकी पुनर्प्राप्ति नहीं की जा सकती और इस तरह मंगलयान मिशन की समाप्ति हो गई। दरअसल प्रौद्योगिकी प्रदर्शक के रूप में इसे 6 महीने के जीवन काल के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन इसके बावजूद MOM यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगल की कक्षा में लगभग 8 वर्षों तक रहा, लेकिन प्रणोदन या ईंधन की कमी के कारण निरंतर वांछित विद्युत उत्पादन नहीं किया जा सका और इसने ग्राउंड स्टेशन से अपना संचार खो दिया। गौरतलब है कि मार्स ऑर्बिटर मिशन की लागत 450 करोड़ रुपए थी। इसे 5 नवंबर 2013 को PSLV C-25 द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके बाद साल 2014 में इसे अपने पहले प्रयास में सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में स्थापित किया गया। यह भारत का पहला अंतर्ग्रहीय मिशन था। इस मिशन ने भारत को नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बाद मंगल ग्रह तक पहुंचने वाला पहला एशियाई और दुनिया का चौथा देश बनाया। दिलचस्प बात यह है कि चीन ने भारत के सफल मंगलयान को प्राइड ऑफ एशिया कहा था। बीते साल भारत ने ओडिशा तट से दूर चांदीपुर में ITR यानी एकीकृत परीक्षण रेंज में एक मिसाइल प्रणाली SFDR यानी सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। आपको बता दें कि DRDO यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने वर्ष 2017 में सबसे पहले SFDR विकास करना शुरू किया था। इसके बाद 2018 और 19 में भी इसके सफल परीक्षण किए गए। गौरतलब है कि सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक मिसाइल प्रणोदन तकनीक है। यह रैमजेट ईंधन सिद्धांत की अवधारणा पर आधारित है। रैमजेट ईंधन एयर ब्रीदिंग जेट इंजन का ही एक रूप है जो वाहन की फॉरवर्ड मोशन यानी अग्रगति का उपयोग करके आने वाली हवा को बिना घूर्णन
संपीड़न के दहन के लिए संपीड़ित करता है। इसमें वाहन की अग्रगति का उपयोग करके उच्च दबाव उत्पन्न किया जाता है। प्रणोदन प्रणाली में लाई जाने वाली बाहरी हवा कार्यशील द्रव बन जाती है। रैमजेट तभी कार्य करता है जब वाहन पहले से ही चल रहा हो। अगर इंजन स्थिर हो तो रैमजेट कार्य नहीं कर सकता। ठोस प्रणोदक रॉकेट के विपरीत रैमजेट उड़ान के दौरान वातावरण से ऑक्सीजन लेता है। इस तरह यह वजन में हल्का और अधिक ईंधन ले जा सकता है। इसकी खास बात यह है कि यह मिसाइल को सुपरसोनिक गति से बहुत दूरी पर हवाई खतरों से सुरक्षित करता है। वर्तमान में ऐसी तकनीक दुनिया के कुछ गिने चुने देशों के पास ही उपलब्ध है। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें जो SFDR तकनीक का उपयोग करती हैं, लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम होती हैं, क्योंकि उन्हें ऑक्सीडाइजर यानी वायुमंडल से ऑक्सीजन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद इस साल परिवहन के संदर्भ में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की गई। इस उपलब्धि को भविष्य का परिवहन भी कहा जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने हाइपरलूप परिवहन तकनीक को व्यावहारिक एवं वाणिज्यिक रूप प्रदान करने के लिए निजी कंपनी वर्जिन हाइपरलूप 1 को मुंबई से पुणे के बीच हाइपरलूप लिंक प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान कर दी है। जानकारों के मुताबिक यह तकनीक दुनिया में यातायात की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल देगी। दरअसल हाइपरलूप एक कैप्सूल रूपी चुंबकीय ट्रेन है और यह 1000 से 1300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। अब अन्य विकसित देशों के साथ भी भारत में इस परियोजना पर काम शुरू कर दिया गया है। भारत में मुंबई और पुणे के बीच इस ट्रेन को चलाने की तैयारी है। इसके लिए हाइपरलूप परिवहन तकनीक में अग्रणी कंपनी वर्जिन हाइपरलूप 1 के साथ समझौता हो गया है। लेकिन इसकी आवश्यकता क्या है? दरअसल बढ़ती वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए तेज, सस्ते, सुरक्षित और कुशल परिवहन साधनों की आवश्यकता है। मौजूदा परिवहन माध्यम जैसे सड़कें, हवाई अड्डे और बंदरगाह भीड़-भाड़ युक्त होते हैं, इसलिए हाइपरलूप को अपनाने में भारी ट्रैफिक से निजात मिलेगी। इसके अलावा पिछले 100 सालों में हमने परिवहन में किसी नए माध्यम को नहीं खोजा है। अतः हमें विशेष रूप से अल्ट्रा फास्ट, ऑन डिमांड, उत्सर्जन मुक्त, ऊर्जा कुशल तथा हाई स्पीड वाले अन्य परिवहन माध्यमों की तुलना में छोटे फुटप्रिंट वाले परिवहन माध्यमों की आवश्यकता है। ऐसे में हाइपरलूप ही वर्तमान में बिना किसी रुकावट के एकीकृत होने की क्षमता से युक्त है। इसके साथ ही यह प्रणाली शून्य कार्बन उत्सर्जन के साथ टिकाऊ भी है। ऐसा माना जा रहा है कि इसे अपनाने में 30 वर्षों में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में करीब 36,000 टन की कमी आएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि परिवहन के क्षेत्र में क्रांति लाने वाले हाइपरलूप का कंसेप्ट एलन मस्क ने दिया था। इसे परिवहन का 5वां माध्यम भी बताया गया है। इस तकनीक को हाइपरलूप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें परिवहन एक लूप के माध्यम से होगा, जिसकी गति अत्यधिक होगी। हाइपरलूप परिवहन का एक नया तरीका है जो माल ढुलाई के साथ ही लोगों को द्रुत गति से सुरक्षित और ऑन डिमांड उनके मूल स्थान से गंतव्य तक पहुंचाने में सक्षम है। इस तकनीक में विशेष प्रकार से डिजाइन किए गए कैप्सूल या पॉड्स का प्रयोग किया जाता है। इसमें यात्रियों को बैठाकर या कार्गो लोड कर इन कैप्सूल या पॉड्स को जमीन के ऊपर बड़े बड़े पारदर्शी पाइपों में इलेक्ट्रिकल चुंबक पर चलाया जाता है। चुंबकीय प्रभाव से ये पॉड्स ट्रैक से कुछ ऊपर उठ जाते हैं। इससे इनकी गति बढ़ जाती है और घर्षण कम हो जाता है। दरअसल परिवहन की इस तकनीक में बड़े बड़े पाइपों के अंदर वैक्यूम जैसा वातावरण तैयार कर लिया जाता है। वायु की अनुपस्थिति में कैप्सूल जैसे वाहन में बैठकर 1000 से 1300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा की जा सकती है। पायलट की त्रुटि और मौसम संबंधी खतरों से बचने के लिए इसे स्वचालन तकनीक से युक्त किया गया है। साथ ही यह बिना किसी प्रत्यक्ष कार्बन उत्सर्जन के सुरक्षित और स्वच्छ प्रणाली है। खतरनाक ग्रेड क्रॉसिंग से बचने और वन्य जीवों की रक्षा के लिए इसका निर्माण भूमिगत सुरंगों तथा जमीन के ऊपर स्तंभों पर भी किया जा सकता है। ये थी वो अहम खबरें जिनके जरिए आप मोटे तौर पर साल 2022 के पूरे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के परिदृश्य को समझ सकते हैं। आपको हमारी यह कोशिश कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।